नमस्ते साथियों। आज हम ऊष्मा का संक्रमण इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऊष्मा का संक्रमण तीन रूप से होता है: वहन, प्रारण और अभिसरण। आज हम अभिसरण पे बात करेंगे। अभिसरण दो माध्यमों से होता है, एक हवा और दूसरा द्रव पदार्थ। आप सभी ने हवा महसूस तो की होगी। हवा एक जगह से दूसरी जगह किस कारण जाती है? या किसी मोमबत्ती को जलाया तो उसकी जो ज्योत होती है उसका आकार लंबा ही क्यों होता है? या किसी कागज के गुब्बारे में गर्म हवा भरी तो वो गुब्बारा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। तो हमारे प्रयोग का नाम है आवर्त्याकार घूमने वाला कागज। तो इसके लिए हमें कुछ साहित्य चाहिए। तो इसके लिए हमें कैंडल, कागज, माचिस, कैंची और साइकिल का स्पोक। तो हम क्या करेंगे, एक कागज लेंगे, उस पे ऐसा आवर्ती आकार बनाएंगे। इस आवर्ती आकार को हम कैंची से काट लेंगे। तो काटने के बाद हमें कुछ इस तरह का आकार मिलेगा। फिर हम साइकिल का स्पोक किसी आधार पर खड़ा कर लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम स्पाइरल कटा हुआ कागज रख देंगे इस तरह। इसके नीचे हम एक मोमबत्ती रखेंगे और इस मोमबत्ती को हम जलाएंगे। और जलाने के बाद हम इस कागज का निरीक्षण करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? कागज घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जब हम ये मोमबत्ती जलाते हैं, इस मोमबत्ती की आसपास की जो हवा होती है वो गर्म होती है, और जो हवा गर्म होती है उसकी घनता कम होती है, और वो कम घनता वाली हवा ऊपर की तरफ बहने लगती है। ऊपर की तरफ बहने लगने वाली हवा जो होती है इस स्पाइरल आकार कागज में घुसती है और यह कागज घूमने लगता है। इसी को ऊष्मा का अभिसरण कहते हैं। तो हमने जो पहले सवाल पूछा था कि हवा एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण क्या होता है, तो उसका कारण क्या होता है? अभिसरण। या किसी मोमबत्ती की ज्योत लंबी की होती है तो उसका कारण ही अभिसरण। या किसी कागज के गुब्बारे में गर्म हवा भरी तो कागज ऊपर की तरफ क्यों जाता है, तो उसका ही कारण क्या है? अभिसरण। तो आशा करता हूँ कि इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से आपको अभिसरण मतलब क्या ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। माझे नाव शुभांगी शिंदे। माझ्या मॉडेलचे नाव आहे रोपे ट्रान्सपरेशन. रोपे ट्रान्सपरेशन या मॉडेलसाठी लागणारे साहित्य: डीसी मोटार, 9 वोल्टची बॅटरी, स्विच, वायर आणि पांढरा कार्बन पेपर यांच्या साहाय्याने एक रोपे वाहतूक हे मॉडेल बनवलेले आहे. तर रोपवे वाहतुकीसाठी एरियर ट्राम आणि स्क्राईड ट्राम असे दोन रोप एकमेकांना सपोर्टसाठी फिट्ट बांधलेले आहे. तसेच केबल कारच्या मदतीने धागा फिट्ट बांधलेला आहे. कारण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रोपवे ट्रान्सपोर्टेशनच्या मदतीने पोहोचता येते. अशा वेळी रोपवे वाहतूक ही हा प्रवास सुकर होतो. त्याचप्रमाणे कोकण किनारपट्टीवर किंवा काही डोंगरी भागात चढ उतार करण्यासाठी रस्ते वाहतूक ही खूप त्रासदायक ठरते. अशा वेळी कोकण किनारपट्टीवर डोंगरी भागात चढ उतार करण्यासाठी रोपवे वाहतूक ही खूप महत्त्वाची किंवा त्यातून प्रवास सुखकर होऊ शकतो. म्हणून रोपवे वाहतूक ही खूप महत्त्वाची आहे आणि ते रोपवे वाहतूक अशा प्रकारे काम करते. धन्यवाद.
नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष पवार। मैं महाराष्ट्र पूना खेड़ ब्लॉक में काम करता हूँ और मेरे प्रयोग का नाम है एडी करंट। उसके लिए मुझे कुछ साहित्य लगेगा, एक स्टैंड, चुंबक, और ये चुंबक मैंने यहाँ पे बांध कर लटका दिए है स्टैंड के बीच में, और एल्यूमिनियम प्लेट, कॉपर प्लेट, कुछ लोहे की पट्टियाँ है मेरे पास, और ये प्लास्टिक की प्लेट। पहले हम एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। मेरे पास एल्यूमिनियम की प्लेट है और एक कॉपर की प्लेट। ये दोनों विद्युत सुवाहक है और अचुंबकीय पदार्थ है। इनको चुंबक चिपकता नहीं है, इनको भी चुंबक नहीं चिपकता है। उसके बाद जो प्लास्टिक की प्लेट है वो भी अचुंबकीय पदार्थ है, प्लास्टिक, उनको भी चुंबक नहीं चिपकता है। पहले हम प्लास्टिक की प्लेट ही रख के भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से चुंबक छोड़ेंगे और जो आंदोलन है उस चुंबक के वो कौन से धातु की प्लेट में कितने आते हैं वो देखेंगे, और उसके वो चुंबक जो छोड़ने का तरीका रहेगा मेरा वो रहेगा, मैं यहाँ पे ये लकड़ी रख रहा हूँ, ये लकड़ी फिक्स करके रखता हूँ क्योंकि हर बार हर प्लेट के लिए एक ही जगह से चुंबक छूटे और ये जो आंदोलन है ये अच्छी तरह से गिन सके। तो चालू करते हैं। पहले हम यहाँ से चुंबक छोड़ेंगे और इसके आंदोलन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। लगभग ये आंदोलन करता ही रहता है और 50 के पार भी पहुंच सकता है। उसके बाद हम लेते हैं एल्यूमिनियम की प्लेट। यहाँ से मैं चुंबक छोड़ रहा हूँ, इनके आंदोलन भी हमें गिनने हैं। प्लास्टिक की प्लेट के आंदोलन हुए 50 के ऊपर भी जा सकता है। मैं यहाँ से एल्यूमिनियम की प्लेट ली है, उसके कितने आंदोलन होंगे ये मैं देखता हूँ। मैंने चुंबक छोड़ा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ये रुक गया है। एल्यूमिनियम के प्लेट के हुए 10। उसके बाद मैं कॉपर की प्लेट लेता हूँ और उसके कितने आंदोलन होंगे वो देखेंगे हम। एक 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 के बीच ये थोड़ी हवा आ गई, इसलिए नहीं तो 7 से शायद 6 से 7 के बीच ये रुक गया है। अलग अलग प्लेट में ये अलग अलग हो रहा है। कॉपर की प्लेट में 6 से 7, एल्यूमिनियम की प्लेट में 10 और प्लास्टिक की प्लेट थी उसमें 50। और मैं कुछ लोहे की पट्टियाँ रख रहा हूँ।
लोहे की पट्टियों को ये आसानी से चिपक जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय पदार्थ है। ये सब करने के बाद हमने इसमें देखा कि एडी करंट कैसा होता है। ये क्यों ऐसा होता है कि जो कॉपर की प्लेट है और एल्युमिनियम की प्लेट है, उसमें वो तो अचुंबकीय पदार्थ है, फिर भी ये इसका आंदोलन अलग अलग धातुओं में बदलता क्यों है। तो इसमें ऐसा है कि जो पहले हमने प्लास्टिक की प्लेट ली तो उसमें कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि ये उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और कुछ नहीं है, और वो विद्युत सुवाहक जैसा धातु भी नहीं है, इसलिए उसमें कुछ नहीं दिखा, उसमें आंदोलन चलता ही रहा। लेकिन जब हमने एल्युमिनियम की प्लेट रखी तो उसके ऊपर हमें 10 आंदोलन हमने गिने उसके ऊपर के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्युमिनियम का धातु है ये विद्युत सुवाहक भी है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के ऊपर वजह से ये चुंबक 10 बार ही आंदोलन कर पाए, क्योंकि ये धीरे धीरे आंदोलन करता है और रुक जाता है। इसकी वजह है कि जब ये चुंबक ऐसे घूमता है एल्युमिनियम की प्लेट के ऊपर, तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी हलचल होने लगती है, और हलचल होने की वजह से वो चुंबक जो है वो उनको, ये ऊपर वाला चुंबक उनको विरोध करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लेट के वो इनको विरोध करने लगते हैं, इसलिए ये चुंबक रुक जाता है। उसके बाद जो कॉपर की प्लेट है उसका भी वैसा ही होता है, क्योंकि उसके कॉपर प्लेट उच्च विद्युत वाहक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा है। तो क्या होता है, जब हम ये चुंबक उसको ऊपर आंदोलन करता है तो केवल 6 से 7 बार ही उनका आंदोलन होता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन क्षमता है वो ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और वो जब हलचल होने लगती है तो चुंबक को, ऊपर वाले जो चुंबक है, चुंबक के बल क्षेत्र को विरोध करते हैं। दोनों प्लेट में से सेम है। उसके बाद हमने लोहा लिया। लोहा तो चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबक लोहे की तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाता है, यानी चिपक जाता है। तो इसे ही एडी करंट कहते हैं, और हम इस सादे तरीके से एडी करंट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। हेड ब्लॉकमधून आहे. माझ्या मॉडेलचे नाव आहे मेकॅनिकल टायर. हे एक यांत्रिक, मेकॅनिकल टायर म्हणजे हे एक यांत्रिक खेळणे आहे. या यांत्रिक खेळण्यामध्ये वेगवेगळ्या यांत्रिक हालचालींचा वापर करून काही दृश्य दिसतात किंवा आपण तयार करू शकतो. या मॉडेलमध्ये आपल्याला एक शॉप, जो कॉम शॉप म्हणजेच हा एक जो रॉड दिसतो आहे, तो रॉड एका वेळेस अनेक कॉम शॉपला म्हणजे अनेक यांत्रिक घटकांना ऊर्जा देऊ शकतो. जसं दिसते आहे 3 चाका, आणि वरती हा जो पक्षी आहे त्याचे खालचे लेग्स आपल्याला त्याला टच करताना दिसत आहेत, आणि त्यांना तो गती देतो. आपण जेव्हा एक चाक फिरवत आहोत त्यावेळेस ही 3 चाकं फिरत आहेत, आणि त्या 3 चाकांमुळे पक्ष्यांचे जे काही पाय आहेत त्यांना ऊर्जा प्राप्त होते, आणि तो पक्षी आपल्याला नाच करताना दिसतो आहे. याचा वापर गिअर किंवा बऱ्याच काही ठिकाणी होतो, जसं गिअर किंवा पिठाची गिरणी असेल किंवा मिरची कांडप यंत्र आहे त्यामध्ये होतो. फक्त यांची रचना थोडीशी वेगवेगळी असते. इथे आपण पाहू शकतो की ही 3 चाकं आपण जोडले आहेत, त्यांच्यामध्ये जी जोडण्याची रचना आहे ती थोडीशी वेगवेगळी दिसते. ही साईडची 2 आहेत ते आपण मध्यभागी त्यांचा ॲक्सेल घेतला, आणि यामध्ये मधलं जे चाक आहे त्याचा थोडा खाली घेतला आहे, ज्यामुळे हा पक्षी आपल्याला नाच करताना दिसतो आहे. आणि आपण हे जे मॉडेल बनवले ते
कार्डबोर्डच्या साहाय्याने बनवलेला आहे. नमस्ते, मेरा नाम बबन आगुले। मैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के मुलसी ब्लॉक से हूँ। मैंने जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल का नाम है KEPE ट्रैक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ट्रैक, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मार्ग। तो इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने लकड़ी और इलेक्ट्रिक फिटिंग की जो पट्टियां रहती है, इसका इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं इस मॉडल को मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये मॉडल बनाते समय मैंने क्या किया है कि ये जो पट्टियां है ये अलग अलग टाइप से मैंने लगाई है। यानी कि मैंने क्या किया है कि 2 रास्ते बनाए हैं। तो ये जो 2 रास्ते बनाए हैं, इसकी जो हाइट है ये सेम ही है और इसकी जो लंबाई है ये भी सेम ही है। लेकिन बनाते समय ये जो रास्ता है इसका उतार अलग बनाया है और दूसरे रास्ते का उतार अलग बनाया है। तो इसमें सवाल ये है कि कौन से रास्ते से जाने वाली गाड़ी सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसको करके देखने के लिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, ये 2 मार्बल लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस मार्बल को यहाँ पे रखकर छोड़ के देखेंगे कि कौन सा मार्बल सबसे पहले पहुंच जाता है। अब जो इसकी हाइट है ये सेम ही है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। तो हम छोड़ के देखेंगे क्या होता है। तो आपने देख लिया कि इस रास्ते से जाने वाली गाड़ी सबसे पहले पहुंच जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा थी वो सेम ही है, लेकिन इस रास्ते से जाने वाली गाड़ी सबसे पहले पहुंच गई क्यों, या फिर इस रास्ते से जाने वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले चला गया। तो इसमें बात यह है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट छूट रहा है तो इसका उतार यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में होने वाला जो रूपांतर है, इसका जो दर है ये इसके मुकाबले ज्यादा रहता है। इसलिए इस रास्ते से जाने वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहुंच जाता है। थैंक यू। सभी को नमस्ते, मेरा नाम गोलप रंजित है और मैं मुलसी ब्लॉक से हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक ब्रिज। हाइड्रोलिक ब्रिज कार्य करने से पहले हम हाइड्रोलिक क्या होता है ये हम जान लेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम में शक्ति का तरल की सहायता से संचरित यानी ट्रांसफर की जाती है। यह तरल ज्यादातर तेल होता है, किंतु कभी कभी जल का भी प्रयोग किया जाता है। ये पावर ट्रांसपोर्टेशन की विधियों में हाइड्रोलिक सिस्टम सबसे आधुनिक है। हाइड्रोलिक सिस्टम में शक्ति का तरल की सहायता से संचरित ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, हम हाइड्रोलिक ब्रिज कैसे बनाए हम जान लेंगे। व्यक्ति की मदद से मैंने ये 2 रेक्टेंगल बनाए हैं और इसे सपोर्ट के लिए 4 स्तंभ बनाए हैं और 4 सीरीन ली हुई है, एक अंदर लगाई हुई है। ठीक है, हम ये हाइड्रोलिक ब्रिज कैसे काम करता है हम देख लेंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे इसलिए होता है, इस सिरेन के अंदर पानी भरा है और नली की वजह से दूसरे सिरेन में पानी जाता है और ये ऊपर नीचे हो जाता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्राची है। मैं मुलशी ब्लॉक में एज अ विज्ञान मित्र के तौर पे काम करती हूँ और मैंने अपने मॉडल के लिए जो टॉपिक चुना है वो बैलेंसिंग पे आधारित है। तो मेरा मॉडल बनाने के लिए मुझे चाहिए एक कांच का ग्लास, उसके बाद मुझे चाहिए ये 2 चम्मच और उसके बाद मुझे चाहिए ये माचिस का बॉक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 ऐसे चम्मच लेंगे जो आकार और वजन में समान होंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका सिरा आपस में से जोड़ देंगे ऐसे करके। और उनका सिरा आपस में जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये कुछ इस प्रकार उनके सिरे आपस में जोड़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उनमें ये माचिस की तीली घुसा देंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से। और ये तीली घुसाने के बाद हम क्या करेंगे, उनको ऐसे रखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
कि एक छोटी सी माचिस की तीली इन दोनों चम्मच को बैलेंस कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सबको पता है कि हर एक चीज़ का अपना वजन होता है, और वो वजन जिस भी बिंदु पे स्थित होता है उसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बैलेंस कर रही है तो वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से कर रही है। तो इसमें माचिस की जो तीली है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम कर रही है, और उसी वजह से ये दो चम्मच बैलेंस होकर खड़े रह पा रहे हैं। तो जब हम माचिस जला भी देंगे तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये 2 स्पून अपने आप बैलेंस रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने माचिस का पिछला हिस्सा भी जला दिया, फिर भी आगे के 2 चम्मच है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपने आप बैलेंस रह रहे थे। थैंक यू। नमस्ते, माझे नाव विशाल थोरात, ITC मिशन सोनारा कल, रांजणगाव गणपती, पुणे. माझ्या मॉडेलचे नाव आहे अनंतपथ. यासाठी लागणारं साहित्य आहे 15 बाय 15 सेंटीमीटरचे 2 आरसे, एक पुठ्ठ्याचा बॉक्स, फेविबॉन्ड, सेलोटेप आणि चाकू. एक आरसा घेऊन त्याच्या पाठीमागचा भाग चाकूच्या साहाय्याने त्या ठिकाणी आरशाचा पाठीमागचा भाग खरवडून त्या ठिकाणी त्याचं पॉलिश काढून घेतलेला आहे, बरोबर गोलाकार पद्धतीने. त्यानंतर एक पुठ्ठ्याचा बॉक्स घेऊन तो बरोबर या ठिकाणी अशा पद्धतीने कापून घेतलेला आहे. या ठिकाणी आरशाच्या मापाचे या ठिकाणी 2 भाग ठेवलेले आहेत, आणि एक भाग या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आपण आरशाची पॉलिश काढून घेतली आहे तेवढा गोलाकार या ठिकाणी एक छिद्र पाडलेलं आहे. त्यानंतर हे अशा पद्धतीने दोन्ही आरसे एकमेकांच्या समोर चिटकवलेले या बॉक्सला चिटकवलेले आहेत. त्यानंतर दोन्ही आरशांच्या बरोबर मधोमध एक या ठिकाणी डबल लेनचा या ठिकाणी रस्ता तयार करून घेण्यात केलेला आहे. त्यानंतर या राहिलेल्या दोन्ही छोट्या भागांना या ठिकाणी पांढरा आणि काळ्या पट्ट्यांनी या ठिकाणी चिटकवलेला आहे. या ठिकाणी आता आपण या बनवलेल्या आपण मॉडेलमध्ये या ठिकाणी या रस्त्यावरती आपण गाड्या ठेवूया आणि त्या ठिकाणी मधोमध काही वस्तू ठेवूया. तर या वस्तू ठेवल्यानंतर आपण हे मॉडेल डोळ्याच्या ज्या ठिकाणी आपण छिद्र पाडलं आहे त्या छिद्रातून या ठिकाणी पाहायचंय, आणि पाहिल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला ज्या आतलील गाड्या आहेत त्या अनंत दिसत आहेत. या अनंत दिसण्याचं कारण, अनंत का दिसत असेल तर अनंत दिसण्याचं कारण आहे की या ठिकाणी हे जे आरसे लावलेले आहेत हे आरसे दोन्ही आरसे समोरासमोर आहेत. तर समोरासमोर आरसे लावल्यामुळे या आरशाची प्रतिमा या आरशावरती पडते, या आरशाची प्रतिमा या ठिकाणी या आरशावरती पडते, आणि यातील प्रतिमा यामध्ये पडते. म्हणजेच दोन्ही आरशा या ठिकाणी एकमेकांच्या प्रतिमा एकमेकांमध्ये पडत असतात, आणि म्हणून ज्या आतमध्ये ठेवलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या आपल्याला अनंत दिसत असतात. याचं उदाहरण म्हणजे सलून मध्ये गेल्यानंतर आपण पाहतो सलून मध्ये पाठीमाग आणि पुढे आरसा असतो. त्या ठिकाणी सलून मध्ये अशीच क्रिया या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास भेटते. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव आकाश चंद्रकांत खटाटे, ITC मिशन सोनारा कल, रांजणगाव गणपती. माझ्या मॉडेलचे नाव हवेचा दाब. हवेला दाब असतो आणि या दाबामध्ये ताकद असते. हवेच्या दाबाचा अनुभव करून देणारा हा एक मजेदार प्रयोग. साहित्य: स्ट्रॉ, फुगा, पाणी आणि पाण्याची मोकळी बॉटल. सर्वात प्रथम आपण या बॉटलमध्ये स्ट्रॉ घट्ट प्रकारे बसवून घेऊया. नंतर बॉटलमध्ये पाणी भरून घेऊया आणि फुगा फुगून तोंडाला घट्ट प्रकारे बसूया, आणि हा हवेच्या दाबाचा एक मजेदार प्रयोग पाहूया.
थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड लोकेशन से हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन संस्था में एज ए विज्ञान मित्र कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने जो मॉडल पेश कर रहा हूँ उसका नाम है वाटर बोट। जो मेरे पास कुछ सामग्री है जिसकी हेल्प से मैं इसको बना रहा हूँ। सबसे पहले हम थर्माकोल की शीट लेंगे और उसके काट कर ऐसा आकार दे देंगे। आप इसमें मेजरमेंट भी ले सकते हैं और अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पहले से ही सेट कर दिया है। फेविकोल की हेल्प से आप इसको जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा 9 वोल्ट की बैटरी है, एक प्लगर है और एक मोटर है और एक पंखुड़ी है जिसको मैंने टॉप पर सेट किया है। पंखुड़ी आप बड़ी ही लेना जिससे कि हवा का प्रेशर ज्यादा बनेगा और इसको फेविकोल या टेप की सहायता से जोड़ सकते हैं ऐसे, और पंखुड़ी इसमें फिट कर देंगे। ऐसे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बैटरी लेंगे, बैटरी को क्या करेंगे प्लग से अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद रेड वाला रेड से और ये ब्लैक वाला ब्लू तार से जोड़ देंगे। देखते हैं हमारा मॉडल कैसे वर्क करता है। ये आपने इस मॉडल में देखा कि ये कैसे वर्क करता है। ये न्यूटन के 3rd लॉ क्रिया प्रतिक्रिया पर वर्क करता है। जैसे जैसे ये इसकी पंखुड़ी घूमेगी ये इसको पीछे की, जैसे ही हवा आएगी इसमें ये इसको पीछे की ओर धकेलेगी। तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम दीपिका है और मैं फरीदाबाद में प्रथम साइंस प्रोग्राम में काम करती हूँ और मुझे साइंस प्रोग्राम में काम करते हुए 3 साल होने वाले हैं। मैंने ये एक मॉडल बनाया है जिसमें कार्डबोर्ड, कार्ड शीट और रबड़, शार्पनर, पेंसिल, कुछ कलर का यूज़ किया है मैंने। इसमें स्केल है, सीजर, कटर और एंसिल है, एक प्लास्टिक की बॉटल है, फेविकॉल है और ये प्लास्टिक का एक पाइप यूज़ किया है मैंने। और इसमें एक ट्रांसपेरेंट टेप है, मास्किंग टेप का यूज़ किया है। और इस मॉडल को थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए मैंने इसकी साइड में स्पार्कल टेप का यूज़ किया है। मैं आपको इस मॉडल के काम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसमें मैंने ये एक ग्लास मतलब पानी से भरा हुआ गिलास लिया है। इसमें मैंने कुछ येलो कलर डाला है, इसको मैं यहाँ पे डालूँगी तो ये मतलब कि अपना काम दिखाएगा कि हमारी जो किडनी है वो काम कैसे करती है। जैसे चाय में मतलब कि चाय में से हमें क्या क्या फ़िल्टर होता है, जैसे चाय में अदरक और चाय पत्ती फ़िल्टर करके हम चाय निकाल मतलब आती है, तो उसी तरीके से किडनी में से हम ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। ब्लड में जो फ़िल्टर किया हुआ ब्लड होता है वो हार्ट तक जाता है और जो इसमें जो फ़िल्टर के मतलब कि डेड सेल्स होते हैं वो मूत्र नली के सहारे से मूत्राशय में इकट्ठे होते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे मूत्राशय से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी किडनी काम करती है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ममता है। मैं आईटीसी लोकेशन बद्दी से हूँ। मैंने वाटर डिस्पेंसर का मॉडल बनाया है। जैसे कि मेरे मॉडल में मैंने घर पर पड़े वेस्ट मटेरियल से अपने मॉडल को बनाया है, जिसमें मैंने एक प्लास्टिक की बोतल, गत्ता और पानी की स्ट्रॉ यूज़ करी है और इसमें फेविकोल यूज़ किया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये मॉडल कैसे काम करता है। हमने ऊपर से इसका ढक्कन खोला
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे से पानी आना शुरू हो गया है। तो मैं ऊपर से ढक्कन बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि अब पानी आना बंद हो गया है। जब मैंने ऊपर से ढक्कन बंद किया तो नीचे से पानी आना बंद हो गया है। तो ये सब जब बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं तो पानी स्ट्रो के ज़रिए नीचे गिर रहा है, और जब हम ढक्कन बंद कर रहे हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर से हवा का दबाव पानी को नीचे गिराने लगता है। स्ट्रो के ज़रिए इसलिए पानी नीचे गिरने लगता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सीमा यादव, आरटीसी लोकेशन बद्दी, हिमाचल प्रदेश प्रथम संस्था से हूँ। मैं आपके सामने एक बॉटल रॉकेट प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि रॉकेट कैसे काम करता है। बॉटल रॉकेट बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे टेप, अगरबत्ती, माचिस, कैंची, कार्ड शीट और फेविकोल। ये मटेरियल हमें चाहिए। बॉटल रॉकेट बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। मेन इसमें काम है कार्ड शीट का, कार्ड शीट का, फेविकोल का, टेप का, कैंची का और बॉटल का। उसके बाद हम कार्ड शीट को शंकु के आकार का बना लेंगे। बनाने के बाद हम उसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम बॉटल में एक छेद भी करेंगे बीच में, और छेद करने के बाद ये हमारा बॉटल रॉकेट तैयार है। ये एक उड़ने के सिद्धांत पे काम करता है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे काम करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया तथा बराबर प्रतिक्रिया बल पर यह कार्य करता है। मतलब दोनों तरफ से बराबर बल लगेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बॉटल रॉकेट बनाने के बाद इसके अंदर हम परफ्यूम डालेंगे। परफ्यूम डालने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद क्या होगा कि जब हम इसको वो अगरबत्ती के बीच जलाएंगे तो ये क्या होगा कि सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं प्रथम साइंस प्रोग्राम लोकेशन आईटीसी सहारनपुर में एक विज्ञान मित्र के रूप में काम करता हूं। आज मैंने एक प्रोजेक्टर बनाया है जिसमें हमें बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा यूज किया है। तो मेरे पास एक खाली डब्बा, मिठाई का डब्बा घर पे रखा था, और मैंने एक इसमें यहाँ पर एक सीडी ली है। सीडी में एक टैटू लिया है, टैटू उस पर लगाया है। साथ में मैंने एक टॉर्च ली है, ये मैंने टॉर्च ले रखी है, और आगे मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसको हम या कोई भी बच्चा इसको घर पे आराम से बना सकता है, और इसको कार्य करने की जो इसकी कार्य करने की तरीका है वो भी बहुत इजी बच्चों को समझ में आ जाता है। तो इसको मुझे दिखाने के लिए लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। 2 मिनट के लिए मैं लाइट ऑफ करता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर ये कैसे काम करता है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे घूम के ये आता है। ये बहुत ही क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिखाई देती है। इसको मैं यहाँ से मैं ऐसे घुमाता रहता हूँ तो पिक्चर आती हैं और ये बहुत बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना वो लगता है क्लियर। और इसमें अगर हम पास से देखते हैं, पास से देखने पर ये सारी चीज़ें जो है ये आराम से आपको विद कलर से भी दिखाई देती है। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। इसमें मैं दूसरी पिक्चर भी रन कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, और ये देखिए कितना क्लियर दिखाई देता है। ठीक है ना सर? ये देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। तो इसको बनाना बच्चों के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको बना के ट्राई करें और बच्चे जो है इसको बना के अपने घर में खूब इसका मज़ा ले सकें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद सभी को, मेरा सादर प्रणाम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील है और आज हम एक वाटर टैंक अलार्म नाम का एक मॉडल बनाने वाले हैं जो हमारे वाटर टैंक भरने के बाद जो पानी बहता है उसको बहने से रोक सकता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सामान हैं, जैसे कि ये बजर है और ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, कुछ वायर्स हैं और एक हमारे पास ये पानी से भरा हुआ एक डब्बा है जिसको हम वाटर टैंक की तरह यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बजर की बात करते हैं। ये बजर नॉर्मली मार्केट में 15 से 20 रुपये का आराम से मिल जाता है और ये 10 से 15 रुपये की हमारी बैटरी मिल जाती है और वायर नॉर्मली हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो बजर में से 2 वायर निकली हुई है। एक वायर को, एक रेड वायर को हम बैटरी के रेड वायर से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी जो हमारी वायर है बजर से निकली हुई ब्लैक वायर, उसको बैटरी से निकली हुई ब्लैक वायर से नहीं कनेक्ट करते बल्कि उन दोनों में के बीच में एक दूसरी वायर कनेक्ट करते हैं जो सीधे हमारे जाती है वाटर टैंक तक। और वाटर टैंक में जैसे ही ये दोनों वायर आपस में पानी की हेल्प से मिलती है तो हमारा बजर काम करने लगता है। देखिए, देखते हैं। तो आपने देखा इस तरह से इस मॉडल की हेल्प से हम उस बहते हुए पानी को रोक सकते हैं जो वाटर टैंक फिल होने के बाद फ्लो करता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी वाघमारे है और मैं चिल्ड्रन साइंस सेंटर में विज्ञान मित्र का काम करती हूँ। मैंने यहाँ वाटर मोटर पंप का एक मॉडल बनाया है, जो बनाने के लिए मैंने खाली विक्स की डिब्बी, एक मोटर, लेवल पाइप के 2 टुकड़े और एक अंदर के तरफ चक्री बनाई है, जिसके लिए मैंने कुछ प्लास्टिक के ढक्कन का उपयोग किया है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने के लिए मैंने खाली चार्जर का यूज़ किया है। तो पहले देखते हैं ये वाटर मोटर पंप कैसे काम करती है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कंटेनर से कंटेनर से पानी यह खाली कंटेनर में जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते ही इस कंटेनर का पानी यहाँ इस कंटेनर में चला गया। तो यह इस तरह वाटर मोटर पंप काम करती है। यहाँ हमने विक्स के खाली डिब्बे में एक चक्री बनाई है जो कि फैन जैसे काम करती है। जब हम बिजली या इलेक्ट्रिकल करंट चालू करते हैं तो उस करंट से यह मोटर तेज़ी से घूमती है। इस मोटर के घूमने की वजह से अंदर जो हमने चक्री बनाई है जो टरबाइन का काम करती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से घूमने लगता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब जबकि डिब्बी में पानी रहता है वो फैन की गति के कारण उस पानी को भी गति मिलती है और उस गति के कारण वो पानी बाहर के पाइप में से बाहर निकलता है। जितना पानी बाहर जाता है उतनी जगह खाली बच जाती है। तो वहाँ का जो तापमान दाब है वो बाहर के वातावरणीय दाब से बहुत कम रहता है और इसके वजह से ये वाले कंटेनर में से पानी इस निचले पाइप के जरिए अंदर जाता है। फिर से वही क्रिया होती है जो अंदर की चक्री है वो मोटर की वजह से बहुत ज़्यादा घूमती है, तेज़ी से घूमती है और घूमने की वजह से वहाँ प्रेशर बनता है। उस पानी को गतिज ऊर्जा मिलती है और वो गति के कारण बाहर फेंक दिया जाता है। वहाँ खाली जगह से फिर दूसरा पानी अंदर आता है। तो यह क्रिया है जो बार बार चलती रहती है और इसके कारण निचले कंटेनर का पानी वाटर पंप से ऊपर की तरफ आता है। तो यह वाटर पंप हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग में से बिल्डिंग में हमारे वाटर फिल्टर में और बहुत सारी जगह काम आता है। तो ऐसा है ये वाटर पंप का मॉडल। नमस्कार, मी शिवाजी महाराष्ट्रामधून चिल्ड्रन सायन्स सेंटरमधून ॲज अ विज्ञान मित्र म्हणून काम करत आहे। तर माझ्या मॉडेलचे नाव आहे तोफ। तोफ म्हणजे बंदूक किंवा आत स्फोटक दारू भरून काढण्याचं बार काढण्याचे यंत्र होय। तर हे मॉडेल आपण पाहूया सर्वप्रथम कशा प्रकारे बनवलेले आहे। तर मी एक पाईप घेतलेला आहे पाईप नंतर 2 बेरिंग घेतलेले आहेत जेणेकरून त्याच्या पाठीमागे जास्त वेट त्याचे वाढेल यासाठी आणि एक लाकूडमध्ये टाकलेला आहे आणि ते फिट केलेलं आहे। आणि पुढील पाईपाला मी एक छिद्र पाडलेलं आहे। ते छिद्र म्हणजे ती बत्ती देण्याचे काम करत आहे। हे सर्वात महत्त्वाचा भाग हा असतो तोफेचा बत्ती देण्याचा। तर ह्या तोफेचा शोध इसवी सन पूर्व 4थ्या शतकात तटबंदीचा विध्वंस करण्यासाठी आणि तसेच शत्रूंवर हल्ला करण्यासाठी या तोफेचा वापर केला जात असतो। तर ह्याचा शोध चीनमध्ये इसवी सन 7व्या-8व्या शतकामध्ये लागलेला आहे तर पूर्वी लोक या तोफेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत असे की शत्रूंना पराभूत करण्यासाठी। आणि तोफेची रचना ही 5 भागांमध्ये विभागली गेली आहे एक यंत्रणा, लक्ष्यवेध, विवर, परत अजूक प्रमुख उपकरण या 5 भागांमध्ये याचे आपल्याला भाग पडताना दिसतात। तर आता आपण पाहूया हे मॉडेल वर्क कशा प्रकारे करते। तर आपण त्याला आता बत्ती देण्याचं काम करूया।
माझे नाव प्रणाली. मी महाराष्ट्रामधून चिल्ड्रन सायन्स सेंटरमध्ये मागील 3 वर्ष विज्ञान मित्र म्हणून काम करते आणि माझ्या मॉडेलचं नाव आहे सिस्मोग्राफ. तर मी हे मॉडेल बनवण्यासाठी प्लाऊड आणि कागद, परत 2 पाईप आणि काही लाकडी स्टिक, नट आणि पेन आणि एक नटबोल्ट याचा वापर केलेला आहे. आणि सुरुवातीला मी हा एक बेस तयार केला आहे आणि त्याच्यानंतर अशा प्रकारचा स्टँड इथे ह्या बेसवर मी बसवलेला आहे आणि इथे ह्या 2 पाईपमध्ये पेपरचं रोलिंग करून ते ह्या 2 स्टँडला मी इथे अटॅच केलेले आहे आणि इथे या स्टँडला मी तांब्याच्या वायरमध्ये इथे एक नट बसवलेलं आहे मोठं आणि त्या नटमध्ये एक पेन अटॅच करून इथे हे केलेलं आहे आणि ह्या वरच्या स्क्रूला ते व्यवस्थित मध्य ठिकाणी राहण्यासाठी इथे बांधलेले आहे आणि हे इकडे तिकडे पुढे हलू नये म्हणून त्या आईस्क्रीम स्टिक लावलेल्या आहेत. तर हे जसं आपल्याला माहीत आहे की आपल्या भूपृष्ठाखाली अनेक अशा हालचाली होत असतात आणि ह्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परत ह्या हालचालीचे मापन करण्यासाठी आपण एक यंत्राचा वापर करतो. त्याच यंत्राला आपण सिस्मोग्राफ असे म्हणतो. सिस्मोग्राफ म्हणजे भूकंपाचे चित्रण करणारे यंत्र असं होतं. तर ह्याच्यामध्ये ह्या मॉडेलमध्ये काय होत आहे की जसं मी सांगितलं की आपण भूकंपाचे मापन मापन करण्यासाठी आपण ह्याचा उपयोग करतो. तर ह्याच्यासाठी मी इथं काय केलेलं आहे, इथं तांब्याच्या ताराला एक हे केलेलं आहे, पेन अटॅच केलेलं आहे. तर तो एक लोलक किंवा एक लंबकसारखं काम करत आहे. एक ज्याला आपण पेंडुलम पण म्हणू शकतो, एक पेंडुलमसारखं काम करत आहे. आणि जिथे इथे पेपर लावलेले आहेत, मग हे पेपर लावतो जेव्हा आपण तर हे रोलिंग अशा प्रकारे फिरत पण आहे. पण जेव्हा आपण हे करतोय, जेव्हा समजा ही माझी एक प्रकारची जमीन आहे आणि जेव्हा मी याच्यावरून हे करतो, आता ही जमीन स्थिर आहे, याच्यामध्ये कोणतीच हालचाल होत नाही. असं केल्याने जर तुम्ही बघितल्यात इथे पेपरवर जी रेषा उमटली जाते ती एकदम अशी मध्य बाजूनी सरळ जात आहे. पण जेव्हा याच्यामध्ये जर या मॉडेलमध्ये मी हालचाल केली आणि हे फिरवण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही बघू शकतात इकडे तुम्हाला अशा वाकड्या तिकड्या हे दिसत आहेत. अशा याच्यामध्ये तुम्हाला वाकडे तिकडे गेलेल्या अशा रेषा दिसत आहेत. तर याच्यावरून आपल्याला काय समजतं का जेव्हा जमीन स्थिर आहे त्यामुळे इथली बरोबर जी रेषा आहे ती मध्यापासून जात आहे. पण जेव्हा आपण मॉडेल हलवतोय तेव्हा काय होत आहे ते वेगवेगळ्या रेषांचा आकार आपल्याला इथे उमटलेले दिसतात. त्यालाच आपण ज्या उमटलेल्या रेषा आहेत त्यांनाच आपण ज्या मध्यापासूनच्या अंतरावर अंतराला आपण काय बोलतो अल्पट्यूड असे म्हणतो. आणि आपल्याला जसं आपण हे एक भूकंपाचे मापन करण्यासाठी बनवलेले यंत्र आहे आणि भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी आपण याचा वापर करतो आणि भूकंपाची तीव्रता ही रिश्टर स्केल ह्या एककात मोजली जाते. तर ह्याच्यासाठी आपण काय करतो तर अल्पट्यूड अल्पट्यूडची तर सर्वात जास्त रेषा आहेत ह्या एककाचं आपण काय करतो लघुगुणक ह्या एककामध्ये रूपांतर करतो आणि त्याच्यानंतर आपण या लघुगुणक एककाचे रूपांतर झाल्यानंतर त्याचा आपण ह्याच्यामध्ये रिश्टर स्केलमध्ये भूकंपाची तीव्रता काढतो. अशा प्रकारे आपण ह्या मॉडेलचा उपयोग करून भूकंपाची तीव्रता मोजू शकतो. आणि ह्या यंत्राचा शोध तिन्ही गणितज्ञ चांग हेंग ह्याद्वारे लावला गेलेला आहे. थँक्यू.